हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग की महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये जो बाल देखभाल और संरक्षण है, इसके नोट्स मैं आपको कल से दे रही हूँ। कल से मैंने स्टार्ट कर दिया आपको देना, तो आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ इसका। और जो बाल देखभाल और संरक्षण है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया हमारा संस्थाएं, दूसरा हो गया हमारा योजनाएं वगैरह, और तीसरा हो एक्ट और अधिनियम। तो फर्स्ट पार्ट में संस्थाएं चल रहा है, और जो संस्थाएं हैं उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। उसके आगे का आज मैं इस वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। सेकंड जो रहेगा अधिनियम, वो इसके संस्थाओं के बाद मैं चालू करूँगी, और इसके बाद जो योजनाएं रहेंगी वो एक्ट और अधिनियम के बाद चालू होगी। तो ऐसे करके हमारा बाल संरक्षण देखभाल वगैरह का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से आप लोग प्लीज़ पढ़िए और एमसीक्यूज़ वगैरह लगाइएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें या किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेबस पूरे तरीके से कवर हो जाए। तो स्मार्ट स्टडी करने का मैंने जो रास्ता अपनाया है वो यही है कि रेगुलर पढ़ना है हमें, कोई भी दिन हमें खाली नहीं जाने देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलर पढ़ने के साथ साथ हमें डिसिप्लिन बना के रखना है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बेसिकली हम जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमें उस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हाँ, तो घर के काम तो करने ही हैं साथ में, तो उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो डिवाइड आपको खुद करना पड़ेगा। ये आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकता है कि आप लोग इतने घंटे पढ़ें, आप लोग इस तरीके से पढ़ें, और ये सब कोई भी नहीं बोलने वाला है आपको। वो आपको मैनेज करना है। प्रॉब्लम आपकी है तो सल्यूशन भी आपके पास ही है, सल्यूशन भी आपको खुद ही ढूंढना है। तो पढ़िए और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये लास्ट मौका है हम सभी के पास कि मतलब महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी निकली हुई है, पता नहीं अभी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब निकलती है, कितने सालों के बाद निकलती है। और किसी किसी के साथ तो बहुत एज का भी फैक्टर है, और अभी तो नए नए नियम भी आ रहे हैं मंत्रालय की तरफ से, और बहुत सारे नोटिस भी जारी हो रहे हैं, और शैक्षणिक योग्यता वगैरह और आयु में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इससे घबराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई ही करनी है, और इसके अलावा अभी हम कुछ नहीं सोचना चाहिए हमें। और पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर लगाइए, उससे आपको समझ में आएगा कि हम कितने ज़्यादा पानी में हैं, या हम में अभी कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, या हमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यूज़ से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और जो जो अभी नए हैं ना, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, तो वो सबसे पहले सिलेबस उठाएं, सिलेबस को देखें, उसे समझें अच्छे से कि ये परीक्षा जो है हमसे क्या डिमांड करती है, हमसे क्या पूछ रही है। तो जब ये आप सिलेबस देखेंगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा सेकंड संगठन है वो है यूनिसेफ, वर्तमान में नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इसका पूर्व नाम था अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसके बाद आता है गठन, इसका हुआ 11 दिसंबर 1946 में। इसके गठन में पोलैंड के जो व्यक्ति है लुडविग रोडमेट, जो चिकित्सक हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1953 में यह यूएनओ का स्थायी अंग बन गया था। इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था। 1960 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1989 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर यूनिसेफ द्वारा चलाए गए कुछ कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम यहाँ पे है ट्रिक एंड ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स, बच्चों की सुरक्षा को लेकर फंड एकत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर सेकंड है गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, इसमें भारत में उत्तर पूर्वी भारत की बालिकाओं को रोल मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि वहाँ की जो SC ST की जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए उसमें जो गर्ल्स बालिकाएं हैं उनको आगे करना, इसलिए वहाँ पे मतलब ये वाला कार्यक्रम चलाया गया था। फिर इसमें थर्ड कार्यक्रम आएगा
किड्स यूनाइटेड जो है वो 2000 से 2007 के बीच में जन्म लेने वाले जो फ्रांसीसी बच्चे हैं उनका जो संगीत समूह है, जो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, उसमें गाना प्रेजेंट करवाना। फिर हमारे एमपी और भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। फिर आएगा इसका चौथा कार्यक्रम है सेलिब्रिटी राजदूत जो है वो उद्योग, फिल्म, राजनीति जगत, खेल जगत से जो जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों का बालकों के संरक्षण, सुरक्षा आदि के प्रति जागरूक करने के हेतु राजदूत के रूप में कार्य करना। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, ये इसका मुख्यालय जो है वो इटली फ्लोरेंस में है। बच्चों के संरक्षण एवं बाल देखभाल के प्रति जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर आएगा अपना हमारा सामरिक योजना जो है 2022 तो 2025 में शुरू की गई है, जो इस यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर के अंतर्गत ही शुरू की गई है। तो ये रिसेंटली है, तो इसे मतलब अभी की है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है। इसका आशय जो है वो बाल केंद्रित सतत विकास करना है, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो बाल केंद्रित सतत विकास जो है में लक्ष्यों में यूनिसेफ का योगदान जो है वो प्रतिनिधित्व, देश के कार्यक्रम और राष्ट्रीय समितियों के लिए वैश्विक ढांचा प्रदान करना है। जो अब पूछा जाएगा कि सतत विकास, बाल केंद्रित सतत विकास क्या है? इसका मीनिंग है पर्यावरण और वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो अपने लिए ही इस्तेमाल ना करें, आने वाली जो पीढ़ियों के लिए भी बचाएं, सुरक्षित व संरक्षित करना आगे की पीढ़ियों के लिए, इसे हम सतत विकास कहते हैं। फिर ये यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ना वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में इसका कार्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो यूनिसेफ की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। फिर भारत में यूनिसेफ द्वारा किए गए पहला कार्य है 2011 में जो जनगणना में लिंग अनुपात संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में शामिल करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। पोलियो जो है उन्मूलन कार्यक्रम 2012 में प्रमुख योगदान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHF में योगदान, इसका जो क्रियान्वयन प्लस लक्ष्यों को निर्धारित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कॉल टू एक्शन 2013 में प्रारंभ किया गया। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए। पहले क्या होता था, बच्चों में मतलब बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता से वो बहुत ज़्यादा अक्षम रहते थे, उनको पोषण आहार प्रॉपर नहीं मिल पाता था, इसीलिए कॉल टू एक्शन कार्यक्रम को चालू किया गया। फिर यहाँ पे देखिए मातृ एवं बाल पोषण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भारत में नवजात शिशु कार्यक्रम योजना 2014 में यूनिसेफ का प्रमुख योगदान है। फिर आएगा ILO, तीसरा जो संगठन आता है हमारा वो है ILO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। ये जो है ये UNO का भाग है। इसे 1946 में UNO का भाग बना। फिर इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से श्रमिक वर्ग के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण हेतु नीति निर्धारण करना है। फिर है बाल श्रम निषेध नीतियों का निर्धारण करना। और फिर आएगा चौथा संगठन हमारा FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई है 1945 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। इसका जो उद्देश्य है वो जीवन के लिए उचित पोषण या खाद्य सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा व इसके मापदंड को तैयार करना। फिर हमारा जो पांचवा संगठन है वो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 1945 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में है। इसका जो मुख्य कार्य है वो अशिक्षा और निरक्षरता को दूर करने हेतु प्रोग्रामों को संचालित करने का कार्य करता है। और इसका सेकंड कार्य है मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रसार करना। फिर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, डिसेबल पर्सन बालिकाओं महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रोग्राम बनाना व उन्हें इनसे जोड़ना, ये कार्य है। फिर सदस्य देश इसके कितने हैं? टोटल सदस्य देश इसके 193 हैं। शिक्षा जो होनी चाहिए वो सरल व सहज हो, इसके लिए अभिप्रेरणा का विकास करता है। तो थैंक यू गाइज़। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो या अच्छा लगा हो तो इसके जो आगे का थर्ड लेक्चर है वो कल के व्लॉग में मैं अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय।